हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन सीरीज में केमिस्ट्री के लिए। तो हम लेने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 या यूनिट 8 जो बुक में दिया हुआ है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो चलिए उसी को कवर करते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर का हमारा नाम है, वैसे तो क्लास 10th में आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ के आए होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड होता है, बट स्टिल हम इसको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ रिवाइज कर लेते हैं ताकि बेस बनाने में हमको कोई दिक्कत ना आ जाए। तो बच्चों, क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जरा बताइए। तो कमेंट करके बताइएगा क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है कार्बन और उसके कंपाउंड्स की, या हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम डील करते हैं, उसके स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी रिएक्शन। मतलब कि हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम पढ़ते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर, देन इसकी प्रॉपर्टीज, और हम पढ़ते हैं इसके रिएक्शंस के बारे में। ये तीन चीजें हम इन डेप्थ में स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन भी आ जाएगा आपका, और बहुत, अब रिएक्शन है तो कौन सी रिएक्शन है, किसके साथ है, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि ये तो हमने पढ़ लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शन हम पढ़ते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है भाई, वो भी तो पता चल जाए हमको। तो ये वो कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें दो प्रॉपर्टी आपकी स्पेसिफिक तौर पे देखी जाती है। एक है कैटेनेशन, ये हो गया आपका नंबर 1, और नंबर 2 आपका हो जाएगा यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, कैटेनेशन और कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो क्या जितने भी कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्डिंग देखी जाती है, क्या वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका होता है जिसमें कार्बन हो और ये आपका बॉन्डिंग बना रहा हो। किस टाइप की बॉन्डिंग? कोवेलेंट बॉन्डिंग, आइदर कार्बन के साथ या फिर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बन रही हो, चेन स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा हो, या फिर आपके अलग कंपाउंड हो गए, जैसे हो गया ये हैलाइड्स हो गया है ना, इस तरह के कंपाउंड। तो इनकी जब हम बात करते हैं, या फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अगर इनकी हम बात करें तो जब कार्बन एक चेन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, या अदर कंपाउंड जैसे कि आपका हो गया हैलाइड्स हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, तो होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कैटेनेशन, यहाँ मैंने एक वर्ड यूज किया जो कि हमारी बुक में भी दिया हुआ, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये है क्या। तो ये है, अगर हम कैटेनेशन की बात करें, मैं यहाँ लिख देती हूँ कैटेनेशन, इसकी अगर बात करें तो ये होता है एबिलिटी टू फॉर्म चेन। सिंपल से लैंग्वेज में हमने लिख लिया कि एबिलिटी टू फॉर्म चेन विच इज ओन एलिमेंट, है ना, या ओन एटम, एटम ऑफ ओन एलिमेंट। ये चीज याद रखना कि अगर चेन फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैटेनेशन बोलते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं। तो क्या सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको एक्सेप्शंस तो याद रखने ही पड़ेंगे, कि यहाँ हर कहीं कुछ ना कुछ एक्सेप्शन निकल के आ ही जाता है ना। तो क्या करते हैं हम पढ़ते हैं इसके एक्सेप्शन के बारे में। तो क्या है इसके एक्सेप्शन? भाई एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इसके एक्सेप्शन है, जैसे कि आपका डायमंड हो गया, ग्रेट ग्रेफाइट हो गया, ये कार्बन के तो बने हुए हैं, चेन भी दिखती है इसमें, कार्बन के रिंग दिखते हैं हमको, स्ट्रक्चर दिखता है, क्लोज रिंग दिखते हैं, पर क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं। जनरली जब आपको इसका रीजन दिया जाता है तो बोला जाता है कि इसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस नहीं है, सिंगल कार्बन है, कोई और कंपाउंड नहीं है, इसलिए नहीं है। बट ये बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो एक्सेप्शन है आपका वो है यहाँ पर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। चलिए मैं लिख भी देती हूँ, डायमंड इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे तो सभी को डायमंड पहनना बहुत पसंद होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी दे दी। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया एक्सेप्शंस क्या होते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की।
भाई पहले ये माना जाता था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो बर्जीलियस एक आपके साइंटिस्ट हुए थे, केमिस्ट हुए थे हम कह सकते हैं। उन्होंने ये बोला था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इसमें एक वाइटल फोर्स होता है, जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी बोला गया था। वाइटल फोर्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड इन्होंने यहाँ दिया था और बोला था कि ये ऐसा फोर्स है जो कि हम इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये अपने आप ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमको मिलता है, नेचुरली अकरिंग होता है। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उसमें एक वाइटल फोर्स होता है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ये बोला था इन्होंने, ठीक है। लेकिन अब आगे थोड़ा और चलते हैं कि ये हम इसको लैबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, लैब प्रिपरेशन इसकी पॉसिबल नहीं थी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं इसकी, तो बोलर एक साइंटिस्ट आए थे या केमिस्ट आए थे, ये बना रहे थे भाई आपका अमोनियम साइनेट लैब में, ठीक है। क्या बना रहे थे, अमोनियम साइनेट लैब में प्रिपेयर कर रहे थे ये। अब प्रिपेयर करते करते क्या हो गया, इनसे ओवर हीटिंग हो गई, कंपाउंड तो बन गया पर क्या हो गया, यहाँ पर एक्सेस में हीट हो गई, जिसकी वजह से कंपाउंड का स्ट्रक्चर का रीअरेंजमेंट हो गया और क्या बन गया, यूरिया बन गया। क्या बना, यूरिया बन गया, ठीक है। तो अमोनियम साइनेट बनाते बनाते गलती से बन गया यूरिया। अब अगर अमोनियम साइनाइड की बात करें, है ना, अमोनियम साइनाइड आपका एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और यूरिया एक आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लेंगे और उसकी डेफिनेशंस लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और, अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला क्या था, इसको और देख लो भाई, NH4CO, है ना, CNO, ये था अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला। जो कि देखिए यहाँ नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ भी एक नाइट्रोजन, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, ये ओवरहीट होके क्या बन गया, NH2O NH2। जरा मैच तो करो, हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, 4, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन 1, सॉरी CO है यहाँ पर, ठीक है, CO, कार्बन 1। तो इसको अगर मैच करेंगे तो हमारा, अगर नाइट्रोजन दोनों तरफ बात करें तो 2, हाइड्रोजन 4 और कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, ठीक है। तो ये मैच कर रहा है, तो ये आपका हो गया आपका अमोनियम साइनेट ओवरहीट होके क्या बन गया था, यूरिया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे इसका बॉन्डिंग वगैरह। चलिए, बॉन्डिंग कैसी होती है कार्बन में, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। क्यों होती है, तो हम पहले कार्बन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या होता है कार्बन, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, वो सब चीजें हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल स्टडी हम पूरे 2 साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th-12th में कार्बन के बारे में तो कर रहे हैं, है ना, तो वो देख लेते हैं। तो अगर हम, ये हमारा किंग ऑफ द चैप्टर कार्बन, ठीक है, इसकी बात, इसका सिंबल होता है C, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, EC की बात करें, तो क्या हो जाएगा, 1s2, है ना भाई, S में पहले 1s में 2 आते हैं, फिर 2s2, 2s में भी 2 जाएंगे। अब कितने बचे, 2 और 2, भाई 6 में से 4 माइनस किए तो कितने बच गए, 2p2। हम थोड़ा थोड़ा बेस कवर करते चल रहे हैं, कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो आप भूल गए हो तो आपको नया लगे, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये आउटर मोस्ट इसका ऑक्टेट हो गया, है ना। अब कितने इसके पास, भाई कितने होने चाहिए आउटर मोस्ट ऑक्टेट में, 8 होना चाहिए ना। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, टोटल 8 होना चाहिए। और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑक्टेट में, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तो इसको पड़ती है, इसको रिक्वायर्ड है 4 इलेक्ट्रॉन। या तो ये डोनेट कर दे आपका, या ये, और हम कह सकते हैं गेन कर ले। पर ये क्या करता है,
नाइदर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये क्या करेगा, ना तो ये देगा ना ये लेगा, ये क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है, कार्बन, कार्बन फॉर्म करता है कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया यहाँ तक? अब हम बात कर लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पेयरिंग हो जाती है, या शेयर्ड पेयर भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, शेयर्ड पेयर। ठीक है, समझ में आया भाई। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट रैकेट में 4 है। इसको कितने की जरूरत है, 4 की और जरूरत है 8 कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या बोलता है, एक काम कर, अपने 4 मेरे 4 के साथ ज्वाइन कर ले और 8 हम फ्रेंड फ्रेंड बन के 8 पूरे कर लेते हैं ना। तो जैसे ये आपका कार्बन है, एक ये कार्बन है, आउटर मोस्ट ऑक्टेट में कितने की वैलेंसी है, मेरे पास 4 की वैलेंसी। ऐसे करते करते या तो हाइड्रोजन के साथ भी जो बॉन्डिंग करेगा वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा। अब चलिए हाइड्रोजन से देख लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली 1। ठीक है, अब ये और ये, इसका 1 और इसका इधर का 1 मिलके दोनों शेयर हो जाएंगे और एक बॉन्ड बना लेंगे। इधर भी एक हाइड्रोजन ले लिया, इधर भी ले लिया और इधर भी एक हाइड्रोजन ले लिया। भाई हाइड्रोजन का क्या होता है, 1s1 होता है ना। ये क्या बनाता है, ड्यूप्लेट बनाता है। मतलब आउटर मोस्ट जो ऑक्टेट होगा उसमें ड्यूप्लेट मतलब कि 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। एक था, एक चाहिए। यहाँ कार्बन के पास एक था, यहाँ हाइड्रोजन के पास एक है। दोनों ने भी आपस में शेयरिंग कर ली, तू मेरा ले ले, मैं तेरा यूज कर लेता हूँ। जैसे हॉटस्पॉट आप लोग यूज कर लेते हैं, अभी तू मेरा कर ले, बाद में मैं तेरा कर लूंगा, है ना। इस तरह से फ्रेंडशिप, दोनों ने फ्रेंडशिप कर ली, बन गया। ये देखिए हो गया, है ना। और भी बहुत तरह तरीके होते हैं, आप लोग जो शेयर कर लेते हैं कि भाई पैसा नहीं है, तू मेरा शेयर कर ले, मैं तेरा। चल दोनों आपस में मिल के चलते हैं ना, आधा आधा लेके चल, आपस में शेयर करके चलते हैं मूवी देखने, है ना, वो चीज़ है। या रेस्टोरेंट चलते खाना खाने, वही यहाँ पर ये दोनों कर रहे हैं। आ गया ना समझ में, क्या होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग, जहां पर शेयरिंग, ना तो ये देगा ना ये लेगा। ऐसा नहीं कि तू पूरा मुझे दे दे, मैं तेरा पूरा तुझे दे, नहीं, शेयर कर लेते हैं। आ गया इतना समझ में यहाँ तक। तो ये हो गई आपकी क्या, बॉन्डिंग, जो कि होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। अच्छा, अभी हमने वैलेंसी के बारे में सीख तो लिया है, और वैलेंसी होती कितनी वो भी लिख लेते हैं। तो इसकी वैलेंसी जो होती है वो 4 की होती है। ठीक है, कार्बन की। यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आके, एक बार देख लो, कोई डाउट तो नहीं है। इसको अगर नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई होप ले लिया होगा। चलिए अब हम चलते हैं इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पे। हमने यहाँ तक क्या कंप्लीट कर लिया बुक का, इंट्रोडक्शन और 8.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं हम 8.2 पे, जहाँ पर हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज की क्लास में हम इतना ही कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास में बेसिकली इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक ही कंप्लीट करने वाले हैं। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? देखो अब हम कैसे समझेंगे, इसमें क्या करते हैं, जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके एनर्जी लेवल को मिक्स कर देते हैं और वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि आपके पास 3 टमाटर हैं और इसी तरह समझ लो, या कोई भी चीज़ मिल्क शेक बना रहे हो, 3 आपके पास केले हैं, बनाना है और थोड़ा सा मिल्क है और थोड़ी सी चीनी है। क्या करें, कुछ से कॉम्पोजिशन फिट नहीं बैठ रही है ना, इवन चीज़ें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के सबको पीस देंगे और सब इवन हो जाएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। फिर कुछ डिफरेंस रहेगा नहीं, अब बता ही नहीं सकते कौन सा क्या है। वही होता है इसमें, अगर एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल में एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसको आपस में मिला दिया जाता है, उसको रीजनरेट करके वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि एनर्जी लेवल सिमिलर रहे। यही होता है हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देख लेते हैं कैसा होता है हाइब्रिडाइजेशन। जो हम होते हैं, एक sp होता है, एक sp2 होता है, एक sp3 होता है। अब हम कार्बन की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम इसका देखें कैसे फिल होता है, ये 1s2 का हो गया, ये 2s2 का हो गया और ये आपका 2p का हो गया। इसमें क्या होगा, पेयरिंग होगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है 1s2 में। 2s2 में भी पेयरिंग हो जाएगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p2 में क्या होगा, 2 ही बचे ना भाई। क्या होता है, हमने अभी देखा था ना, 1s2 2s2 2p2,
तो 2 एक यहाँ हो जाएगा आपका, एक यहाँ हो जाएगा। अब ये तो खाली है, इसका p ऑर्बिटल है ना, वैकेंट है। तो क्या करेगा, हम इसको एनर्जाइज करके इसको एक्साइटेड स्टेट में लाके क्या करेंगे, इसको यहाँ ट्रांसफर करा देंगे। तो एक ये यहाँ आ गया और ये आपका सिंगल हो गया, मतलब इसके पास 4 वैलेंसी अब है शेयर करने के लिए, राइट। 4 वैलेंसी है इसके पास शेयर करने के लिए, ठीक है। किसके बीच में हो रहा है, s है और क्या कर रहे हैं, कितने ऑर्बिटल्स हैं, p के 3 ऑर्बिटल्स है। तो ये क्या हो जाएगा, जब s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल के बीच में जब रिएक्शंस हो रही हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो ये हो जाता है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जहां एक s और 3 p हो, ठीक है, sp3 हो गया। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन किस में देखा जाता है, एल्केन्स में देखा जाता है, एल्केन्स में देखा जाता है, जिसका फर्स्ट मेंबर होता है मीथेन विच इज CH4, ठीक है। क्या होता है फर्स्ट मेंबर आपका एल्केन्स का, CH4 होता है। तो CH4 में ये हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है, जहां पर एक S और 3 P होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए आगे चलते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे होता है। तो देखिए ये sp3 था, अब यहाँ पर एक s और 3 p हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये 4sp, टोटल 4 हुए ना, 1s और 3p, तो 4sp3 हो जाएगा, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल इसका शेप होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज कॉन्सेप्ट आप समझिएगा कि हमने किया क्या है, यहाँ पर ये उठाया s से और p में डाल दिया, और ये s है और ये p है। केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखा था कि इसमें मतलब पढ़ेंगे जब भी, तो उसमें देखेंगे कि इसमें एनर्जी लेवल में डिफरेंस होता है। उससे क्या होगा कि एनर्जी जब डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, एनर्जी को हम रीऑर्गेनाइज कर देते हैं, उसके ऑर्बिटल्स को रीऑर्गेनाइज री एनर्जाइज कर देते हैं, फिर से उसको एनर्जी दे देते हैं कि सबकी इन चारों की क्या हो जाए, एनर्जी लेवल सेम हो जाए, बस दैट्स इट। यही होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन के ऑर्बिटल्स को सबके और इवन एनर्जी प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है, ताकि एटम के इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी रहे। ये समझ में आ गया। अब देखते हैं हम, ये तो sp3 हो गया, sp2, भाई sp2 से क्या मतलब है, sp2 मतलब 1s होगा और साथ में यहाँ p के ऊपर कितना लिखा है, 2 लिखा है ना, तो 2p ऑर्बिटल्स लेंगे। इसका एलिमेंट का अगर एग्जांपल देखें तो वो हो जाएगा इथीन, मतलब कि CH, इथीन क्या होता है, CH2 है ना, C2H2 सॉरी C2H4 होता है, CH2 CH2, तो ये हो जाएगा C2H4, ठीक है, C2H4 हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब कैसे होगा, अगर इसका हम एग्जाम हाइब्रिडाइजेशन का ये बॉक्स बना के देखेंगे तो ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली हमको पता है ये 1s का है, ये 2s का है, ये 2p का है। तो 1s में वही पेयरिंग, 2s में पेयरिंग और 2p में लोन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अकेले जो की है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे और हाइब्रिडाइज कराएंगे, यहाँ जाके एक्साइटेड करेंगे तो एक यहाँ आ जाएगा और यहाँ से एक ही हो गया खाली। लेकिन हम तो, अब आप फिर बोलोगे कि मैम ये भी तो सेम है, डिफरेंस क्या है, तो भैया डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ हमने इधर जो है p के 3 ऑर्बिटल्स लिए थे, है ना, 3 ब्लॉक्स ले लेते, यहाँ हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एक इसका और 2 ये वाले, 2 ये वाले लेंगे हम, ठीक है। इसको छोड़ देंगे 2p को। अभी बताते हैं इसको छोड़ने के बाद होगा क्या। तो ये हो गया आपका एक s के और 2p के, टोटल कितने हुए, 3, तो 3s का 1 और p के 2, 3sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये स्ट्रक्चरिंग कैसे करेगा, तो ये एक कार्बन, ये 2 कार्बन, ठीक है, कार्बन के पास ये आपके 4 बॉन्ड है, ठीक है। अब क्या है फॉर्मूला, C2H4, एक H हम यहाँ ले लेते हैं, एक H हम यहाँ ले लेते हैं, है ना। सिमिलरली एक H यहाँ ले लिया और एक H यहाँ ले लिया, ये बॉन्डिंग बन गई हमारी। अब ये एक बॉन्ड खाली है, ये वाला जो है ये तो हमारा, ये भी sp था, ये भी sp है, ठीक है, और ये बीच वाला भी sp, जो sp होगा वो क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो इन दोनों ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, sp ने, ये भी मर्ज हो गए। अब क्या हो रहा है, ये एक एक बॉन्ड, इसको चलो इधर बना देते हैं यहाँ पर,
एक एक बॉन्ड इसके पास अभी खाली रह गया है। ये दोनों क्या करेंगे, ये जो पी के हैं 2p के जो हैं वो, इसका भी 2p वाला और इसका भी 2p वाला, भाई ये एक कार्बन के लिए हमने बनाया है, ऐसे दूसरे कार्बन का भी होगा ना, तो ये ज्वाइन हो जाएंगे आपस में और ये बनाते हैं पाई बॉन्ड। अच्छा एक चीज, इसका जो शेप होगा ना वो कुछ इस तरह का होता है, ये वाला, आई होप आपको विजिबल होगा, केमिकल बॉन्डिंग में और क्लियर हो जाएगा आपको, ये इस तरह का होता है। तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, जहां भी सिंगल बॉन्ड होगा वहां तो शॉर्ट है, यहाँ देख लीजिए, लिख लीजिए, ट्रिक है ये, सिंगल बॉन्ड में ओनली सिग्मा बॉन्ड रहेगा, ठीक है। जहां डबल बॉन्ड आ जाएगा वहां क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड रहेगा। जहां पर आपका ट्रिपल बॉन्ड आएगा वहां क्या हो जाएगा बच्चों, वहां हो जाएगा आपका 1 सिग्मा तो रहेगा और 2 पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये काय का एग्जांपल था आपका sp2 का, sp3 हमने कर लिया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा इसका शेप कैसा होगा, तो इसका शेप होगा, शेप की अगर बात कर लें तो लिख लीजिए यहीं पर, इसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर इसका शेप होगा, ठीक है। हो गया इतना, चलिए इसको रब कर देते हैं और हम चलते हैं आगे sp पर। अब बताइए sp किसके बीच में होगा, तो sp होगा आपका, ये हाइब्रिडाइजेशन जनरली आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पर देखने को मिलेगा बताइए जरा, तो ये किस में होगा आपका, sp में होगा, ठीक है। अगर जहाँ sp की बात करते हैं तो वहां क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। sp की बात करेंगे तो वहां क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है भैया देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल तो सबसे फर्स्ट होता है इथाइन, इथाइन इसका एक एग्जाम्पल होता है जो कि होगा आपका C2H2, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है C ट्रिपल बॉन्ड C, एक H और एक H। भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो 1 2 3 तो बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है और एक H यहाँ आ जा रहा है, ठीक है। अगर बॉन्ड के हिसाब से देखें तो इसमें कितना होगा, इन 3 बॉन्ड में देखें तो ये ऊपर वाला पाई होगा और नीचे वाला पाई होगा। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड कितना होता है बीच में, तो 1 सिग्मा बॉन्ड होता है बच्चों, ठीक है, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। C और H के बीच में कैसा रिलेशन होता है, तो ये C और जहां हम H की बात करेंगे तो यहाँ पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। आ गया समझ में, ये समझ में आया। तो यहाँ देखते हैं इसमें कितने पाई बॉन्ड है, सिग्मा पाई बॉन्ड है 1 2 पाई बॉन्ड और 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड की स्पेशलिटी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका sp। अब देखते हैं होता कैसे है ये चीज, तो वही है ना, फिल कर लेते भाई, कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही रहने वाली है हमारे पास, है ना, वही होगा 2p2 और 2s2 में आपका पेयरिंग होगी और 1s2 में भी पेयरिंग होगी। अब क्या करेंगे, इसको एक्साइटेड करेंगे, यहाँ से एक उठेगा और यहाँ आके बैठ जाएगा, वही चीज, एनर्जी लेवल तो अलग है। तो sp में किसके बीच में एनर्जी को शिफ्ट हम करते हैं, रिऑर्गेनाइज करते हैं इन दोनों के बीच में, 1s और 1p, ठीक है। यहाँ हम 1s लेंगे, साथ में 1p लेंगे और बन गया sp। ये कौन सा है, ये आपका 2p और 2p है यहाँ पे, हाँ, और ये भी क्या है 2p, ठीक है। एक s यहाँ पर 1p से मतलब था 1p ऑर्बिटल नहीं, नंबर ऑफ p ऑर्बिटल 1 ले रहे हैं हम, ठीक है, 1 का एक हम इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये मतलब था। तो ये 2p के 2 खाली रह गए, है ना, तो एक s ने एक p के साथ इसको ज्वाइन कर लिया। ये जो 2p और 2p खाली है, तो एक जो 2p का खाली है ये ऊपर वाला बॉन्ड बनाता है और नीचे जो 2p का खाली होगा दूसरा वाला, वो नीचे वाला बॉन्ड बनाएगा। ये कैसे बॉन्ड बनते हैं आपके, ये बनते हैं आपके पाई बॉन्ड बनते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जो ये 2p से निकल के आते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया।
ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक और चीज देख लेते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पर किसकी बात करेंगे? स्टेबिलिटी की बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम बॉन्ड्स की स्टेबिलिटी बात करते हैं। तो जहाँ पर आपका sp होगा वहाँ 50% आपका s कैरेक्टर, भाई 100% को जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो 50% s में जाएगा और 50% किस में जाएगा? p में जाएगा। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है sp का वो कैसा होता है? आपका लीनियर स्ट्रक्चर होता है। सॉरी, मैं पीछे बताना भूल गई थी। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है और ये स्फेरिकल होता है। s कैसा होता है? स्फेरिकल शेप होता है s का, और p का डम्बल शेप होता है। तो ये न्यूक्लियस के बहुत करीब रहता है आपको। न्यूक्लियस के करीब रहने के बाद क्या हो जाता है? इसका बॉन्ड जो होगा वो छोटा बनता है। 50% s और 50% p में जो इसकी बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी? शॉर्टर होगी। ठीक है, शॉर्टर होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी? मोर हो जाएगी। ठीक है, जितना पास होगा, जितना छोटा बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा ही उसकी स्ट्रेंथ। भाई आप एक इतना बड़ा टुकड़ा लो रस्सी का, उसको खींच के देखो, इजीली नहीं टूटेगा। जितना लंबा होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाती है। अब बात करते हैं हम sp2 की, है ना। sp2 में क्या हो जाएगा? sp2 में s कैरेक्टर कितना होगा? भाई बता दो जरा, टोटल कितने हैं यहाँ पर? टू इसके मतलब अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसमें 33.33% क्या होगा? आपका s होगा। ठीक है, 33.33% s होगा। और p कितना हो जाएगा? p में 2 है ना, तो रिमेनिंग बचा 66.66% आपका क्या हो जाएगा? ये आप एक मोटे हिसाब में 66% समझ लो, ये आपका p कैरेक्टर हो जाएगा। तो इसमें p ज्यादा है, s कम है, तो इसका बॉन्ड लेंथ कैसा होगा? बीच का होगा, है ना, sp2 है। बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें तो sp से ज्यादा होगा, sp3 से छोटा होगा। ठीक है, हम बोल सकते हैं ये इंटरमीडिएट। समझ में आ गया इतना? अब हम अगर बॉन्ड लेंथ इंटरमीडिएट है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी? वो भी बीच में कहीं रिलाई करेगी, है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें हम तो ये क्या हो जाएगा? sp से कम रहेगी, sp3 से ज्यादा रहेगी, तो ये भी हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट। इतना समझ में आ गया आपको भाई? अब हम बात करते हैं यहाँ पर sp3 की। sp3 में क्या होगा? एक आपका कैरेक्टर है, एक s कैरेक्टर है, तो इसका अगर 100 को और 3 p के हैं तो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 25% और 75% में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 25 और 75। तो मोर कौन सा कैरेक्टर है? p कैरेक्टर ज्यादा है ना। जब p कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जब और ज्यादा होगी तो s, अगर p की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ की, वो क्या हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ आपकी मोर होगी। और अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। ठीक है, यही तो ट्रिक है कि बॉन्ड लेंथ जब बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। भाई अगर बहुत दूर दूर से तो ऑलरेडी स्ट्रेंथ कम हो जाती है ना, वही चीज है यहाँ पर। तो ये हो गया इतना। अब एक चीज और याद आ गई मुझे, बता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कंपाउंड। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है s, उसके बाद फिर sp2 और फिर sp3। ठीक है, अच्छा होता क्यों है कि sp का में क्या होता है? ये न्यूक्लियस के बहुत नजदीक होता है। ठीक है, स्फेरिकल इन शेप होता है। तो आपके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अपनी तरफ पुल कर देते हैं। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली होता क्या है? टू पुल द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये sp का क्या होगा? स्फेरिकल इन शेप होगा तो ये ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेते हैं, पास नहीं होते, ज्यादा जल्दी बॉन्ड बना लेते हैं, एक दूसरे को अटैच कर लेते हैं। sp2 में थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो इतनी जल्दी अट्रैक्शन उतना नहीं हो पाता है, और sp3 तो और दूर हो गया तो और कम हो जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ
समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है हमारी बुक से, हम पूरा एनसीईआरटी वाइज ही चल रहे हैं, ठीक है, हम टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। कोशिश कर रही हूँ कि बिटवीन द लाइंस ही रहूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा ना आ जाए, ताकि जो बोर्ड से या 11th क्लास के बच्चे हैं जो सिर्फ होम एग्जाम के लिए पढ़े उनको प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, 8.1 हो गया है, 8.2 हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कवर करेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के टॉपिक्स के साथ।